बेटा अभी तक ना हम लोगों ने जो डिस्कस किया है वो लंग डिस्कस किए हैं, और अब लंग के पहले आपने क्या देखा था बेटा कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बारे में देखा था कि कहीं पर ट्रैकिया से रेस्पिरेशन हो रहा है, कहीं गिल से हो रहा है, कहीं लंग से हो रहा है। तो बेटा आपको बता दूं, यहाँ पर एक छोटा सा चार्ट आपको बना के देता हूँ। अगर रेस्पिरेशन गिल के जरिए हो तो इसे हम क्या कहेंगे, अगर ट्रैकियल सिस्टम के जरिए हो तो क्या कहेंगे, अगर लंग्स के द्वारा हो रेस्पिरेशन तो क्या कहेंगे। बेटा जब गिल के जरिए होता है, वैसे ट्रैकियल वाले को स्पेसिफिक नाम नहीं देते, हम स्किन वाले को दे देते हैं, क्योंकि तो इसको ध्यान देना, स्किन या क्यूटिकल कहाँ मैंने बताया था, अर्थवम में। स्किन कहाँ बताया था, फ्रॉग में। दोनों में डिफरेंस याद रखना। गिल द्वारा होगा तो इसे हम लोग कहेंगे ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, इसे कहेंगे क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, इसे कहेंगे पल्मोनरी रेस्पिरेशन। आपके एग्ज़ाम में यही दो आते हैं, ऊपर वाला नहीं आता, क्योंकि ये दोनों है आपके सिलेबस में ना। पल्मोनरी के लिए लंग आप ह्यूमन का पढ़ते हो, क्यूटेनियस के लिए आप अर्थवर्म और फ्रॉग पढ़ते हो। ठीक, ये टेबल बनाओ एक बार। ब्रैंकियल वो बेटा ब्रोंकियोल होता है। बना लिया? बेटा अगली हेडिंग बनाना, फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन। फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन। अगर बेटा रेस्पिरेशन के फिजियोलॉजी की बात करें तो बेटा ध्यान देना, इसमें सबसे पहला स्टेप हमारे पास होता है ब्रीथिंग या वेंटिलेशन इन लंग। ब्रीथिंग होता है पहला स्टेप। दूसरा बेटा ब्रीथिंग के बाद जब लंग में एयर चली गई तो वहाँ होता है exchange of gases between lungs and blood। लंग और ब्लड के बीच में एक्सचेंज होगा, याद रखना इस बात को। तीसरा होगा बेटा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। O2 यहाँ से जाएगी, CO2 आएगी। फोर्थ होगा बेटा जब ऑक्सीजन या CO2 ऑक्सीजन यहाँ टिश्यू में पहुँच आई तो ब्लड और टिश्यू के बीच ऑक्सीजन एक्सचेंज होगा, और टिश्यू और ब्लड के बीच क्या हो जाएगा, CO2 का। तो इसलिए बेटा यहाँ लिखेंगे हम लोग एक्सचेंज ऑफ gases between blood and tissue। हो गया।
अब बेटा ऑक्सीजन टिश्यू में जाएगा तो क्या होगा, वहाँ फूड बर्न होगा और फिर वहाँ CO2 बनेगी। तो बेटा उसे हम लोग कहेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन। बेटा ये पहले 4 स्टेप हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ये जो 5वां स्टेप है, पूरा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 14 प्लांट रेस्पिरेशन वाला, मैकेनिज्म सेम होता है, ये वहाँ पढ़ेंगे। तो इसे एक बार नोट करो। बनाओ। आज तुम दोनों आगे क्यों हो? क्योंकि लक्ष्य का नहीं है। बना लिया? चलो अब पहली हेडिंग बनाओ, ब्रीथिंग। हो गया? पहले हेडिंग बनाओ, ब्रीथिंग। हेडिंग बनाओ। बेटा इधर सुनना, अब हम लोगों को ब्रीथिंग को एक्सप्लेन करना है। बेटा ध्यान देना, ब्रीथिंग रिप्रेजेंट करता है एयर को बाहर से लंग में जाना और लंग से बाहर को आना। ठीक? मूवमेंट ऑफ एयर टुवर्ड इनसाइड या इन लंग एंड मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम लंग टू आउटसाइड। मतलब इनटेक और आउट होता है, एक्सपेल जो होता है एयर का, ये कहा जाता है ब्रीथिंग। ये सिंपल सी बात है, मतलब सिंपली समझना हो तो। अब ये जो हवा अंदर जाती है, इस जाने की घटना को हम लोग क्या कहते हैं? इंस्पिरेशन। क्या कहते हैं? इंस्पिरेशन। हवा बाहर आने को क्या बोलते हैं? एक्सपिरेशन। क्या बोलेंगे? एक्सपिरेशन। हो गया? अब जो मुद्दा हमारा बनता है वो ये बनता है कि इंस्पिरेशन कैसे होती है, एक्सपिरेशन कैसे होती है, मैकेनिज्म समझाना है। अगली चीज़ समझाना है कि आपका ब्रीथिंग रेट कितना है। ठीक? बेटा मैं आपको बता दूं, ब्रीथिंग रेट के बारे में बताएं तो नॉर्मल ब्रीथिंग रेट आपका जो होता है ये होता है 12 से 16 पर मिनट। 12 से 16 पर मिनट। अगर ये ब्रीथिंग रेट इतना ही है, ये नॉर्मल ब्रीथिंग रेट है ब्रीथिंग, तो इसे हम लोग कहते हैं यूपीनिया। क्या बोलते हैं? यूपीनिया। ठीक? आजकल नई बुक में ओ हटा देते हैं। ठीक? अमेरिकन ब्रिटिश का चक्कर है, यूपीनिया। लेकिन अगर आप यूपीनिया वाले हो, नॉर्मल हो, अचानक आपकी ब्रीथिंग रेट बढ़ने लगती है, आप जैसे दौड़ने लगे, फीवर आ गया, आप गाते हुए जा रहे हो, पीछे से कुत्ता दौड़ा लिया, तो आप भागोगे तो क्या होगा? ब्रीथिंग रेट बढ़ जाएगी। तो अगर ब्रीथिंग रेट राइज कर जाए तो इसे हम लोग कहेंगे
हाइपरपीनिया। क्या बोलेंगे? हाइपरपीनिया। अगर ब्रीथिंग रेट घट जाए तो हम बोलेंगे हाइपोपीनिया। अगर सांस लेने में दर्द हो, कभी कभी होता है ना, आप सांस लिए और अगल बगल पूरा सीने में दर्द होने लगा, तो उसे हम लोग कहते हैं, अगर पेनफुल ब्रीथ हो तो इसे कहते हैं DYS, डिस्पीनिया। क्या बोलेंगे? डिस्पीनिया। डिस्पीनिया हो गया। अगर आप सांस लेना भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, जैसे बच्चे रोते रोते सांस लेना भूल जाते हैं, या फिर कभी आप इस फर्नीचर पर खड़े हो, अचानक आपका पैर फिसला गिरा, आप 2-4-5 सेकंड के लिए ब्रीथ आपकी बंद हो गई, सामने वाला घबरा गया, ये क्या हो गया, पता चला, फिर अचानक सांस आ गई, होता है ना, उसे कहते हैं हम लोग नो ब्रीथ। अगर नो ब्रीथ की कंडीशन हो, इसे बोलते हैं एपीनिया। क्या बोलते हैं? एपीनिया। हो गया। ये तो वो कंडीशंस हो गई जो कि आपकी ब्रीथिंग से रिलेटेड है। अब सवाल है, ये जो नॉर्मल ब्रीथिंग रेट है, ये किसकी है? एडल्ट ह्यूमन की है। किसकी है? एडल्ट ह्यूमन की है। बेटा साइज ऑफ बॉडी और फिजियोलॉजिकल स्टेट ऑफ बॉडी का बड़ा फ़र्क पड़ता है। वो तो आपने देख ही लिया, आराम कर रहे हो तो नॉर्मल है, बिल्कुल लेजी हो गए हाइपोपीनिया, ज़्यादा एक्टिव हो गए हाइपरपीनिया, दर्द हो रहा है तो डिस्पीनिया, सांस नहीं ले रहे तो एपीनिया। डिस्पीनिया की बेटा कई वजह हैं। अगर आपको इन्फेक्शन वगैरह हो जाए इधर, या फिर चोट वगैरह लग जाए, या रेस्पिरेटरी ट्रैक में प्रॉब्लम हो जाए, तो किसी भी वजह से दर्द हो उसे हम डिस्पीनिया कहेंगे। दर्द होने की कई वजह होती हैं, दर्द होने की कई वजह होती हैं। अब इधर ध्यान देना। अब सवाल ये है कि जो हमारा छोटा बच्चा होता है, जस्ट पैदा हुआ है अभी 2-4 घंटे पहले, या भी 1-8 हफ्ते का है, 2 महीने का है, 4 महीने का है, साल भर का है, उसका ब्रीथिंग रेट और आपके ब्रीथिंग रेट में क्या फ़र्क है? बराबर है? आपका ज़्यादा होगा, उसका ज़्यादा होगा, उसका ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि वो बच्चा है, प्रायोरिटी पर रखोगे। हैं? किसका ज़्यादा होगा भाई, बच्चे का कि आपका? बच्चे का। क्यों? सही बात, आज इस बूढ़े ने समझदारी की बात की है। इधर देखो बेटा, बिल्कुल सही आंसर है आप लोगों का, बच्चे का ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि बेटा मैं आपको बता दूं, जो एनिमल जितना छोटा होगा बॉडी साइज़ में, ये कंसेप्ट याद रखना, कई जगह काम आएगा, जितना छोटा होगा उसका ब्रीथिंग रेट उतना ज़्यादा, उसका हार्ट बीट रेट उतना ज़्यादा, उसके बॉडी से हीट लॉस उतना ज़्यादा, उसका BMR उतना ज़्यादा, उसके बॉडी में एनर्जी की खपत उतनी ज़्यादा। इसलिए देखो बेटा, कुछ लोग हैं बिल्कुल दुबले पतले होते हैं, उनसे बोलो कि बेटा खाया करो, आप शरीर बनेगा, खाते तो बहुत है, शरीर में लगता नहीं है, सुना है ना। उसकी वजह यही है कि उनका BMR ज़्यादा है, हीट लॉस ज़्यादा है। और यहाँ से एक सवाल आपको निकल गया, जानवर जितना छोटा ब्रीथिंग रेट उतना ज़्यादा, मतलब छोटे बच्चे का ब्रीथिंग रेट आपसे ज़्यादा होगा। अगर हम कंपेयर करके बनाएं, चूहा है, कुत्ता है, भैंस है, हाथी है, तो ब्रीथिंग रेट किसका ज़्यादा होगा? चूहे का, क्योंकि बिल्कुल छोटा है। हार्ट बीट की रेट किसका ज़्यादा होगा? चूहे का, क्योंकि बिल्कुल ज़्यादा है। हीट लॉस किस में ज़्यादा होगा? चूहे में, क्योंकि शरीर छोटा है। और आप जाकर देखना, छोटे बच्चे का हाथ रखना, आपकी बॉडी से ज़्यादा गर्मी उसके अगल बगल निकल रही होती है ना, क्योंकि हीट लॉस ज़्यादा। अब यहाँ से PMT सवाल और क्लियर हो गया। आपको बताया, एक सवाल पूछा जाता है कि पोल पे जहाँ टेम्परेचर कम है वहाँ छोटे एनिमल क्यों नहीं पाए जाते? क्योंकि उनका हीट लॉस ज़्यादा है, बेचारे मर जाएंगे, इसलिए भाग लेते हैं। क्योंकि वहाँ टेम्परेचर डाउन है और हीट लॉस होगा, धड़ 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 धड़, ठंड लगेगी, रजाई थोड़ी उनके पास, समझ गए ना। तो ये कई सवाल एक ही पॉइंट से हो जाते हैं। ये रही कंसेप्ट की बात। बाकी रट्टा मारना हो, मैं लिखवा देता हूँ, चूहे का और बच्चे का आपसे ज़्यादा होता है, बुक में यही लिखा रहता है, आप रोज़ रटते हो, चूहे का बच्चे का ज़्यादा होता है, चूहे का बच्चे का ज़्यादा होता है। BMR की वजह से।
BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट। जैसे आप अभी चलते हुए बाई द वे 5 ATP खर्च करो, आप भागने लगे तो 8 ATP खर्च कर रहे हो, 3 ATP ज़्यादा बनाओगे। मैंने बताया था कि जब आप एनर्जी पैदा करोगे बॉडी में, कैलोरीफिक वैल्यू और फिजियोलॉजिकल वैल्यू में डिफरेंस आता है, क्योंकि उसमें हीट लॉस भी होता है। एनर्जी ज़्यादा पैदा करो, BMR ज़्यादा होगा तो उसको भोजन को जलाने के लिए ऑक्सीजन भी तो ज़्यादा चाहिए ना, ब्रीथिंग में धड़ बढ़ जाएगा। और एनर्जी पैदा की उसको सर्कुलेट करने के लिए आपको क्या, ब्लड चाहिए, हार्ट बीट भी बढ़ गया। और जितना ज़्यादा हीट बनाओगे उतना लॉस भी ज़्यादा होगा। सब कुछ एक ही पॉइंट से जुड़ा हुआ है, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। अब सवाल है ब्रीथिंग होगी कैसे, हम इंस्पिरेशन करेंगे कैसे, और क्या ऐसी वजह है कि जिसकी वजह से हवा अंदर जाती है और जिसकी वजह से हवा बाहर आती है। आप लोगों ने वो देखा है जो बच्चों को दवा पिलाने के लिए ड्रॉप आता है, किसने नहीं देखा है? हाथ उठाओ। अच्छा, हाँ, वो ड्रॉपर किसने नहीं देखा है? सबने देखा है। अच्छा, तुमने भी देखा होगा। अच्छा, नहीं, मैं सोचा तुम्हारे गोले पे नहीं होता। इधर देखिए, तो वो जो ड्रॉपर होता है, ड्रॉपर को आप ऐसे दबाते हो, दबा हुआ है, उसका क्या वॉल्यूम कम है, प्रेशर ज़्यादा है। दबा हुआ है ना, वॉल्यूम कम है, प्रेशर ज़्यादा है। आप लिक्विड में ले गए, छोड़ दिए, वॉल्यूम बढ़ गया, प्रेशर कम हो गया। लेकिन पानी में तो प्रेशर ज़्यादा है ना, तो हाई प्रेशर से लोअर प्रेशर की ओर मूव कर गया ना। और आज आपको एक बात बता दें, हमारे नेचर में साइंस का एक कंसेप्ट है कि कोई भी मास, कोई भी एनर्जी हमेशा अपने हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर मूव करती है। चाहे हीट हो हायर से लोअर, इलेक्ट्रिसिटी हो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। आप देखते हो टंकी का पानी mgh ज़्यादा होता है तभी यहाँ पे बाहर नीचे आता है। नीचे रख के ऊपर चढ़ा लो, नहीं चढ़ेगा ना, उसके लिए फिर से मोटर चलानी पड़ेगी, पोटेंशियल बढ़ाना पड़ेगा। समझ गए ना, कोई भी एनर्जी का मूवमेंट हो हमेशा हायर टू लोअर होता है। बात समझ रहे हो ना। यहाँ पर हमारे फेफड़े और एनवायरनमेंट के बीच में प्रेशर ग्रेडियंट पैदा होता है। जब इसका प्रेशर ज़्यादा फेफड़े का तो हवा बाहर, इसका प्रेशर कम तो बाहर से हवा अंदर। जिधर प्रेशर ज़्यादा उधर से हवा दूसरी हो। आपने क्या किया, ये इसकी गर्दन है, इधर प्रेशर लगाए इधर चली गई, इधर प्रेशर लगाए इधर चली गई। और आप दोनों को बराबर प्रेशर दोनों हाथ से लगाओ, बीच में रह जाएगी। समझ गए ना। तो मतलब जिधर प्रेशर ज़्यादा उधर से मुंडी दूसरी तरफ। उसी तरह बेटा इसका वॉल्यूम आप कम किए, प्रेशर बढ़ा, हवा बाहर। आपने इसका वॉल्यूम बढ़ा दिया, प्रेशर कम हुआ, हवा अंदर। अब सवाल है, ये प्रेशर जो खेल रहे हो ना, ये प्रेशर ग्रेडियंट हम डेवलप कैसे करेंगे? ये हुई आपके सवाल की बात। अन्य वैसे इंसानों में मैं कभी देखा नहीं कि हम लोग कटिंग करें, लेकिन हमें अच्छा लग रहा है कि हम लोगों के अंदर ये हैबिट आ रही है। क्या खा रही हो? क्या सर, क्या हो? गांव में जैसे हम लोग कहते हैं चिंगम। नहीं, क्या बोले थे आप पहले? ये सवाल पढ़ा चुका हूँ, नहीं पढ़ाया हूँ कि जब हम लोग नहीं, मतलब दूसरे, वो खाना खाने के बाद दोबारा अनडाइजेस्टेड फूड को पार्शियली डाइजेस्ट करते हैं कुछ, उसे हम लोग कटिंग करते हैं। ये ह्यूमन का नेचर नहीं है, रैबिट का नेचर नहीं है, सिर्फ किसका है? कैटल का। बुफैलो का नहीं, कोई भी कैटल, बुफैलो हो, गोट हो, कुछ भी हो, तो वो क्या होता है? क्या लगा? नहीं, मैं तो जानता था च्युइंगम से बारी, वो तो मैंने ऐसे पूछ लिया। क्या इतना नहीं पता कि बच्चे च्युइंगम खाते हैं? हद होती है तुम लोगों की। हाँ, गाँव में हम लोग च्युइंगम कहते भी नहीं थे, चिंगम। हाँ, और चिंगम साहब आजकल मोटू पतलू के कार्टून में इंस्पेक्टर बन के आए हैं, पता कि नहीं? हाँ, हाँ, हमारे लिए तो आजकल है, हम इतने पुराने नहीं जितने आप लोग सब हो। इधर देखो, अब सवाल है कि हमें वॉल्यूम बढ़ाना है, प्रेशर कम करना है। बेटा कैसे होगा? यहाँ आपका फेफड़ा है, सबका यहीं होगा करण। हाँ, दिख नहीं, मैं शक नहीं कर रहा हूँ तुम्हारे ऊपर फेफड़ा कहाँ है, मैं वैसे अटेंशन दे रहा हूँ। कई गार्जियन आके बोल के जाते हैं ना, सर थोड़ा बच्चे पे ध्यान देना, तो मैं बच्चों पे ध्यान दे रहा हूँ। हाँ, इधर देखो, लेकिन पता है बच्चे इतने तेज़ होते हैं, इन पे ज़्यादा ध्यान दे दो ना तो भाग जाते हैं, कहते समझ में नहीं आ रहा है। सच बता रहा हूँ, बच्चा बड़ा समझदार होता है। और गार्जियन उससे भी समझदार है तो बोलता है यही पढ़ना और कहीं नहीं पढ़ना। हाँ, वही बता रहा हूँ, ज़्यादा समझदार होता है बच्चा। बच्चे का IQ बड़ी अच्छी होती है ना। इधर देखो, अब यहाँ पे आपका डायफ्राम है, इधर देखो, जिसको पढ़ना है, जिसको नहीं पढ़ना है इधर उधर देख लो। अब देखो, ये डायफ्राम है, क्या है? डायफ्राम। इसके सामने मान लो यहाँ आपकी स्टर्नम यहाँ बाहर लगा होगा, अब 3D में तो दिख नहीं रहा है।
अब बेटा आप देखो यहाँ पे आपकी पसलियाँ लगी होंगी, ऐसे क्या लगी होंगी, पसलियाँ लगी होंगी, पसलियाँ मतलब रिब्स लगी होंगी, हो गया। और इनमें बेटा ऐसे ऐसे मसल्स लगी होंगी क्रॉस में, इसे कहते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। क्या बोलते हैं? इंटरकोस्टल मसल्स। सबसे पहला काम क्या होगा, देखो बेटा, ये आपने फुटबॉल देखा है? फुटबॉल तो ट्यूबलेस तो नहीं होता, उसके अंदर ट्यूब होता है, ब्लैडर होता है। सबके अंदर नहीं होता। नहीं, पहले हमारे समय, अब तो ट्यूबलेस टायर भी आ गई। नहीं तो हम लोगों के समय क्या होता था, कांटा एक घुस गया और टायर पंचर टायर चला दिया तो कांटा कई जगह घुस जाता था, 8-10 पंचर कर देता था। अब वो कहानी नहीं है, अब कील एक जगह घुसी तो एक ही जगह रहेगी, ये फ़ायदा है। तो इधर ध्यान देना, वो ब्लैडर जो होता है वो अंदर होता है, वो इसे अटैच होता है, लटका रहता है। जब आप हवा भरते हो ब्लैडर फूलता है तो जा कर के ये बॉल फूलती है, सही है ना? सही है कि नहीं? इसका मतलब बाहर से बॉल अगर दबाओगे तो ब्लैडर दबेगा, सही है कि नहीं? तो उसी तरह बेटा अगर ये वाला वॉल्यूम हम बढ़ाएंगे तो इसका प्रेशर अपने आप कम हो जाएगा, और इसका वॉल्यूम घटा देंगे, इसके अंदर प्रेशर अपने आप बढ़ जाएगा, सही है ना? अब पूरे थोरेसिक केज का वॉल्यूम हमें बढ़ाना है जिससे इसका प्रेशर कम हो जाए और हवा बाहर से भीतर आ जाए। मुस्कान देखना अब कैसे करेंगे। सबसे पहला काम एग्जामिनर नहीं पूछता है कि हम इंस्पिरेशन को इनिशिएट कैसे करेंगे, शुरू कैसे करें। सबसे पहला काम क्या करेंगे? सबसे पहला काम होगा इसको नीचे ले जाना, डायफ्राम को नीचे ले जाना। ये आके यहाँ आ गया तो इतना वॉल्यूम बढ़ गया कि नहीं? इतना वॉल्यूम बढ़ गया कि नहीं? बढ़ा ना। और ये इस एंड को और इस एंड को कहते क्या है? कल ही तो बताया था, एंटीरियर इसे पोस्टीरियर। मतलब जो वॉल्यूम बढ़ा ऐसे बढ़ा, एंटीरियो पोस्टीरियर वॉल्यूम बढ़ गया, एंटीरियो पोस्टीरियर वॉल्यूम बढ़ गया, सही है ना? अब इसके बाद काम क्या होगा? ये जो पेशियाँ हैं, इंटरकोस्टल मसल्स हैं, इन्हें कहते हैं, इसमें दो होती है, बाहर वाली को एक्सटर्नल, अंदर वाली को इंटरनल। एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। डायग्राम बनाओ मत, पहले देख लो। अब क्या है, इनमें होगा कॉन्ट्रैक्शन, बाहर वाली में कॉन्ट्रैक्शन होगा, आपका सीना यूँ उठ जाएगा, उठ गया। जब उठ गया तो रिब्स लिफ्ट कर गई, जब लिफ्ट अप हो गई तो आपका ये वाला पोर्शन दबा था, अब ये ऐसे बढ़ गया। तो कैसे बढ़ा? डॉर्सो वेंट्रल। कैसे बढ़ा? डॉर्सो वेंट्रल। अब यहाँ पे जब ये लिफ्ट कर गया तो आपकी ये ऐसे ऐसे वॉल्यूम बढ़ गया, इसे कहेंगे डॉर्सो वेंट्रल वॉल्यूम बढ़ गया। अरे भाई जब डॉर्सो वेंट्रल बढ़ा, इधर बढ़ा, तो कुल मिला के ये हमारा ब्रॉड हो गया। जब ब्रॉड हो गया तो क्या हुआ? थोरेसिक केज का वॉल्यूम बढ़ गया। थोरेसिक केज का वॉल्यूम बढ़ने से पल्मोनरी प्रेशर हमारा कम हो गया। क्या हुआ? पल्मोनरी प्रेशर हमारा कम हो गया। पल्मोनरी प्रेशर हमारा कम हो गया। अब पल्मोनरी प्रेशर कम हो गया, ये तो आपके साइंस का नियम है कि जिधर प्रेशर ज़्यादा है उधर से कम की ओर हवा आएगी। हवा अब ऐसे चल के नाक से ऐसे आ जाएगी फेफड़ों में। आ गई? आ गई ना? नहीं आई? आ गई। ठंडा लगा? अब बाहर बारिश, हवा ठंडी होगी ना। ठंडा क्यों लगेगा बेटा? मैंने बताया था, नाक टेम्परेचर मेंटेन कर लेगी। इधर ध्यान देना, इधर देखो बेटा। अब क्या है, हवा अंदर आ गई, इसे कहेंगे इंस्पिरेशन। पहला मुद्दा एग्जामिनर का पीएमटी के लिए, इंस्पिरेशन का पाथ क्या क्या है, हवा किस किस पॉइंट से होके जाती है। पाथ क्या है? सबसे पहले आपका एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल है, इस छेद में हवा जाएगी, यहीं जाएगी ना, कि अगल बगल तो जानी नहीं है, यहीं जानी। इसके बाद कहाँ जाएगी? नेजल कैविटी में। नेजल कैविटी से यहाँ फेरिंग्स में, फेरिंग से लैरिंग्स, लैरिंग से विंड पाइप में, विंड पाइप से प्राइमरी ब्रोंकी में, प्राइमरी ब्रोंकी से लंग्स में। हो गया? ये हवा घुस गई। अब सब एग्जामिनर का अगला सवाल, जो हवा आपने इंस्पिरेशन में लिया उसमें क्या क्या है? उसमें जो बेटा इंस्पिरेटरी एयर आपने लिया, इसमें आपके पास है 78.8% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड। हो गया? अब ये सारी चीज़ें अंदर हमारे आ गई। अब जब ये निकलेंगी तो कैसे निकलेंगी? जितना काम आपने यहाँ किया था वही काम जस्ट उल्टा करो, उसी सीक्वेंस में लेकिन करना है। पहले आपने किसको फ्लैट किया था? डायफ्राम को।
अब क्या करना है, इसको वापस डोम से बनाओ रिलैक्स करके, वॉल्यूम घट गया। इसको लिफ्ट अप करके ऊपर ले गए थे, इसको इसकी ओरिजिनल पोजीशन पे रिटेन कर दो, दब गया, थोरेसिक वॉल्यूम घट गया, तो पल्मोनरी प्रेशर बढ़ गया और हवा क्या हुई, बाहर आ गई। अब पाथ ऑफ एक्सपिरेशन क्या है, पाथ ऑफ एक्सपिरेशन क्या होगा, लंग से चलेगा, कहाँ से चलेगा, लंग से चलेगा, लंग से कहाँ आएगा, प्राइमरी ब्रोंकी, प्राइमरी ब्रोंकी से विंड पाइप, विंड पाइप से लैरिंग्स, लैरिंग्स से फेरिंग्स, फेरिंग्स से नेजल कैविटी, नेजल कैविटी से एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, फिर बाहर आउट हो गई, हवा बाहर आ गई। अब सवाल है, जो हवा आपने निकाला एक्सपिरेटरी एयर, उसमें क्या क्या है, 78.8% नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन तो उतनी रहेगी ना भैया। अब हमारे पास ऑक्सीजन की बात करो, 16 से 17% ऑक्सीजन है। लोग कहते हैं एक्सपिरेटरी में हम ऑक्सीजन नहीं निकालते, CO2 निकालते, मैं तो ऑक्सीजन भी निकाल रहा हूँ। और उसके बाद यहाँ 4 से 5% CO2 हो जाएगी। हाँ, पकड़ लिया बात को, लोग यूं ही कहते हैं बेटा, वो एक्चुअल में इस वजह से कहते हैं, ये जो फ़र्क आ रहा है यहाँ देखो आ रहा है ना बेटा, ध्यान देना। अब ये चीज़ आप बचपन से कहते आ रहे हो कि O2 लेते हैं, CO2 निकालते हैं, एक्चुअल में एयर लेते हैं, एयर निकालते हैं, कंपोजिशन का परसेंटेज चेंज हो जाता है बस। अब एग्जामिनर के दिमाग की बत्ती जल गई। उस एग्जामिनर अंकल ने 2010 में, कब, जब प्री और मेंस होता था, AIPMT के प्री में एक सवाल दिया। सवाल को ध्यान से सुनना वरना आंसर गलत हो जाएगा। राधिका सुनो, सवाल ये था इंस्पिरेटरी एयर का नहीं, इंस्पिरेटरी ऑक्सीजन का, इंस्पिरेटरी, बात को सुनना, इंस्पिरेटरी ऑक्सीजन का कितना परसेंट ब्लड में जाता है। ऑप्शन उन्होंने 4 दिया, 4 से 5%, 14 से 15%, 20 से 25%, 40 से 50%। 4 से कितने लोग कह रहे हैं 4 से 5? अच्छे बच्चे, हाँ तो 1 2 3, सिर्फ 3 बच्चे, 4, और किसी को नहीं आता। एक 20 से 25 कह रहा है, और कौन 20 से 25 कह रहा है भाई? 20 से 25 कौन कौन कह रहा है? इनका आंसर सही है। मैथ्स हमने भी लगाई बेटा। इंस्पिरेटरी ऑक्सीजन का, इंस्पिरेटरी ऑक्सीजन कितना है? 21 रुपये है। अंदर कितना गया? 4 से 5 रुपये। तो 4 करके मल्टीप्लाई 100 कर दो, 5 गुणे 4 बराबर 20, 20 से 25% हो गया। अगर बेटा जो साफ साफ आप 4 से 5 बोल रहे हो, अगर वो आंसर होता तो इंडिया लेवल के, नेशनल लेवल के एग्ज़ाम में सवाल थोड़ी आ जाता इतनी आसानी से। कुछ तो रहा होगा ना, वो यही था। उस साल प्री में 2 सवाल आए थे इस चैप्टर से, एक ये था, एक आगे डिफ्यूजन वाले में था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 20 से 25%। तुमने सवाल पहले से देखा था, बड़ा फास्ट कैलकुलेट किया है। सर वो आपने दबाव नहीं डाला तो ऑक्सीजन पे। अच्छा, ऑक्सीजन पे, इंस्पिरेटरी ऑक्सीजन का। हाँ, ऑक्सीजन आजकल देखो, अभी मैंने दबाव डाला, अब ऑक्सीजन गोल नहीं होता, देखो ऐसे चपटा होने लगा। O2 पहले O2 ऐसे होता था, ज़्यादा दबाव डाल दिया। क्लू इसने देख लिया कि वाकई एम्फेसाइज किया था मैंने उसको, प्रेशर पहले पढ़ा था सर, इसलिए पहले पढ़ के बेहतर है। वैसे मेरे नोट्स इसके पास अवेलेबल हो सकते हैं अगर ये चाहे तो। उसे दे नहीं, अच्छा वो भी दे रहे नीट पेपर, तब तुम्हें नहीं देगी। फोटोकॉपी मार ली। उसकी दुकान नहीं है। चलो आगे देखते हैं। चलो लिखते हैं ब्रीथिंग। लिखो, ब्रीथिंग इज, इतनी बात तो समझ में आ गई ना, यही मैकेनिज्म हम लोग लिखते हैं। ब्रीथिंग इज मूवमेंट ऑफ एयर to and from lungs
बिटवीन मैंने बोला है क्या? बिटवीन लंग्स एंड एनवायरनमेंट लिखो, बिटवीन लंग्स एंड एनवायरनमेंट। वो तो मैंने मूवमेंट, मैंने बिटवीन बोल दिया तो गलत हो जाएगा ना, ग्रामेटिकली गलत। कहाँ लिखा है? बिटवीन नहीं बोला था? शांत हो बेटा, तुम चुप हो जाओ क्योंकि इनको बोलने दो, तुम एक बार चुप हो जाओ। हाँ, कौन कौन बोल रहा है? दोबारा से बोलो। कौन कौन बोल रहा है? अच्छा लिखो। हाँ, ब्रीथिंग इज मूवमेंट ऑफ एयर। अच्छा, मैंने बिटवीन नहीं बोला, टू एंड फ्रॉम। जो बिटवीन नहीं बोला है तो टू एंड फ्रॉम लिखो, टू एंड फ्रॉम लंग्स। मुझे लगा मैंने बिटवीन बोल रखा है क्योंकि दोनों डेफिनेशन लिखवाता हूँ ना, किसी कहीं बिटवीन लिखवा देता हूँ, कहीं टू एंड फ्रॉम लिखवा देता हूँ। टू एंड फ्रॉम लंग्स। आगे लिखना, मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम आउटसाइड टू लंग, from outside to lungs from outside to lungs is called as inspiration, called as inspiration, called as inspiration। जब तक थक नहीं जाएगा। and movement of air from lungs to outside is expiration, is expiration। अभी तो बेटा शुरुआत है ना इसकी, अभी तो तीसरा लेक्चर है, कम से कम 3 लेक्चर और लगेंगे, कम से कम। हाँ, ख़त्म नहीं, कंप्लीट हो जाएगा। फिर ख़त्म कर देंगे, हम अगले साल क्या पढ़ा के कमाएंगे, ये पढ़ाना है। लिखो, लिखना, 1 इंस्पिरेशन एंड 1 एक्सपिरेशन, 1 इंस्पिरेशन। हाँ भाई सपना, क्या बात है, बड़े रिलैक्स मूड, बैठो, सीधे बैठो। बड़े आराम परस्त हो भाई तुम। 1 इंस्पिरेशन एंड 1 एक्सपिरेशन कलेक्टिवली फॉर्म 1 ब्रीथ। एक ब्रीथ में एक इंस्पिरेशन एक एक्सपिरेशन होना चाहिए। अगर आप हवा अंदर लेते हैं, हवा कलेक्टिवली कॉल्ड एज 1 ब्रीथ। सर अंदर जाने और बाहर आने का कितना टाइम होता है? कार्बन टाइम देती टाइम होता है बेटा, ऑन एवरेज 12 होता है जो आइडियल कंडीशन में, एक का। तो अब आप ये देखो, 5 सेकंड में एक ब्रीथिंग हो गई, 5 सेकंड में एक ब्रीथिंग हो गई। इसमें क्या होता है, बराबर बराबर नहीं होता, 3 सेकंड और 2 सेकंड, 3 सेकंड और 2 सेकंड, ये होता है। ये हम लोग इसलिए नहीं लिखाते क्योंकि जितना डेटा न्यूमेरिकल डालेंगे उतना आप कंफ्यूज होगे, इसमें का उसमें, इसमें का उसमें, इसलिए 3 और 2 सेकंड हम लोग नहीं लिखाते। और एग्ज़ाम में आता भी नहीं है, आता होता ज़बरदस्ती रटाते भी, लिखाते भी। ठीक, आगे लिखना, ब्रीथिंग रेट ऑफ एडल्ट ह्यूमन इज, breathing rate of adult human is adult human is 12 to 16 breath per minute। 12 to 16 breath per minute। हो गया। अब लिखना, नॉर्मल ब्रीथिंग इज कॉल्ड एज यूपीनिया, नॉर्मल ब्रीथिंग इज कॉल्ड एज यूपीनिया। लिख रखा होगा तुमने, पीछे टेबल बना लिया क्या? जिसने बना लिया वो क्या लिखे, यूपीनिया। आगे लिखना, इफ ब्रीथिंग रेट इंक्रीजेस कॉल्ड एज हाइपरपीनिया। हायर ब्रीथिंग रेट को क्या कहेंगे, हाइपरपीनिया। लो ब्रीथिंग रेट हाइपोपीनिया। बेटा हाइपरपीनिया के एक नाम और देते हैं, मैं लिखवा दूं क्या, टैकीपीनिया। टैकी, हाइपरपीनिया का नाम और टैकीपीनिया। हो सकता है कहीं ऑप्शन में मिल जाए तो आप कहोगे कि ये तो सर ने बताया ही नहीं,
इसलिए बता दे रहा हूँ, टैकीपीनिया लिख लिया। लो ब्रीथिंग हाइपोपेनिया लिख लिया सबने। अब लिखो बेटा पेनफुल ब्रीथिंग या पेनफुल ब्रीथ क्या कही जाएगी? डिस्पेनिया, DYS, डिस, दर्द। अब्सेंस ऑफ ब्रीथ या नो ब्रीथ क्या कही जाएगी? अपीनिया नहीं, एपीनिया। हाँ एपीनिया, ये मतलब होता है अब्सेंट, लिख लिया। पेनफुल क्या होगा? डिस्पेनिया। नो ब्रीथ, एपीनिया। अब एक बात यहाँ और लिखना है आपको, मैं यहाँ ज़बरदस्ती से लिखवाऊंगा जिससे आपका काम हो जाए। ब्रीथिंग रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ बॉडी। साइज ऑफ बॉडी। हाँ इसे लिखना है बेटा, ये तो आपका कंसेप्ट है कि साइज ऑफ बॉडी जितनी छोटी होगी उतना ब्रीथिंग रेट ज़्यादा होगा। इसे लिखो, लिख लिया क्वेश्चन। हाँ, इससे आपको वो अरेंजमेंट बनाने में, अगर एग्जामिनर नीट में 4 ऑप्शन देता है, कहता है आप बताओ कौन सा सीक्वेंस सही है अकॉर्डिंग टू ब्रीथिंग, बढ़ता हुआ या घटता हुआ, तो ये फार्मूला आपको हेल्प करेगा किसमें, और यही फार्मूला हेल्प करेगा हार्ट बीट रेट में। ब्रीथिंग रेट और हार्ट बीट रेट दोनों साइज के इसी क्रम में व्यवस्थित होते हैं, समझ गए। अब चलो आगे बेटा, अब पहली हेडिंग बना। अच्छा आपने क्या लिखा कि जो हवा अंदर जाती है इंस्पिरेशन, जो बाहर आती है उसे क्या कहते हैं? एक्सपिरेशन। तो हेडिंग बनाओ इंस्पिरेशन। हो गया। इंस्पिरेशन इज movement of air from outside to lungs, outside to when thoracic volume increases, THORACIC, कल भी लिखा था, thoracic volume increases, volume increases, then pulmonary pressure decreases, pulmonary pressure decreases. Now हाँ, अब air move from outside to lungs, outside to lungs। मतलब यहाँ से बात निकल गई कि जो मूवमेंट ऑफ एयर है ड्यू टू प्रेशर ग्रेडियंट, सही है ना। अब हमें ये देखना है कि ये प्रेशर हम लोग कम कैसे करेंगे, ठीक। लिखना ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, वैसे एनसीईआरटी ने पता क्या लिखा है, इंस्पिरेशन इज इनिशिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दिस, ड्यूरिंग इंस्पिरेशन डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट एंड गेट फ्लैट, कॉन्ट्रैक्ट होती है और चपटी हो जाती, फ्लैट हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट एंड गेट फ्लैट। सो इसलिए क्या होगा, एंटीरियो पोस्टीरियर ये है ना, एंटीरियो पोस्टीरियर लिख दे रहा हूँ, इंटीरियो पोस्टीरियर वॉल्यूम
इंक्रीजेस, एंटीरियो पोस्टीरियर वॉल्यूम इंक्रीजेस। हो गया। एंड अब क्या होगा? अब होगा बेटा जो इंटरकोस्टल मसल है इसमें से एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी एंड लिफ्ट अप करेगी किसको? रिब्स एंड स्टर्नम को, रिब्स और स्टर्नम को, जिसकी वजह से डॉर्सोवेंट्रल वॉल्यूम बढ़ जाएगा। एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लिखो या कॉन्ट्रैक्शन इन लिखो, कॉन्ट्रैक्शन इन एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, ये मैं लिख दे रहा हूँ, इंटर